तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ फेसियोला हेपेटिका, यानी फेसियोला हेपेटिका का परिवर्तन कैसे होता है और इसका जीवन वृत्त क्या होता है। कि हम पहले रिवाइज कर लें कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फेसियोला हेपेटिका के जनन अंगों के जनन तंत्र के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और हमने उसमें पढ़ा था कि फेसियोला हिपेटिका जो होता है वो एक हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है, यानी उभयलिंगी जीव है। नर और मादा जनन तंत्र जो है वो एक ही एनिमल में उपस्थित होते हैं, लेकिन उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। उनमें जनन अंग बहुत अच्छी तरह से विकसित होते हैं, जनन ग्रंथियां विकसित होती हैं, और नर और मादा जो डक्ट होती है वो एक कॉमन चैम्बर जेनाइटल एट्रियम में खुलती है। और जेनाइटल एट्रियम जो होता है वो शरीर के आगे के भाग में होता है, और ये वेंट्रल साइड पर एसिटेबुलम से आगे गोनोपोर के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। और अब हम आज पढ़ेंगे इसके डेवलपमेंट और लाइफ हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फेसियोला हिपेटिका होता है, इसका जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, और ये अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में पूरा करता है, यानी इसके दो होस्ट होते हैं, और इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये डाइजेनेटिक होता है। इसका प्राइमरी होस्ट या मेन होस्ट जो होता है वो होता है शेप, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है या जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो होता है एक घोंगा प्रजाति, जिसे हम कहते हैं लिम्निया। राइट। तो जो प्राइमरी होस्ट होता है उसमें एडल्ट फ्लूक होता है, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है या इंटरमीडिएट होस्ट लिम्निया होता है, उसके अंदर उसकी लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये अपनी लाइफ साइकिल को दो अलग अलग होस्ट में पूरा करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है इसकी, या ये द्विपरपोषी होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है उसमें लार्वल स्टेजेस बहुत सारी होती हैं, और लार्वल स्टेज खुद जो है वो एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करती है, यानी इसमें पोली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है, जिसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ कॉपुलेशन या मैथून, हम ये जानते हैं कि लीवर फ्लूक जो होता है वो उभयलिंगी जीव होता है, लेकिन इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या बहुत कम होता है। ज़्यादातर इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और इसका जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है वो जो होस्ट होता है उसकी बाइल डक्ट में होता है। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन दो फ्लूक जो होते हैं, दो लीवर फ्लूक अपने अपने जो गोनोपोर रहते हैं वो एक दूसरे के सम्मुख कर लेते हैं, और इसके बाद एक फ्लूक का जो इवर्जिबल सीरस होता है वो दूसरे के टेम्परेरी लोरल कैनाल के पोर में प्रवेश कर जाता है, और वहाँ वो अपने शुक्राणु को इजैकुलेट कर देता है, त्याग देता है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड और महलीज ग्लैंड होती है उससे निकलने वाला जो सीक्रेशन होता है वो शुक्राणुओं को यानी स्पर्म्स को फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव बनाए रखता है। निषेचन जो है वो इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और जो स्पर्म है वो लोरियल कैनाल से होकर ओविडक्ट के जो डिस्टल पार्ट होता है वहां पहुंच जाते हैं, और डिस्टल पार्ट में ही निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो 30 यहाँ पे फर्टिलाइज एग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें 30 से ज़्यादा योग सेल्स होती हैं और शेल ग्लोब्यूल्स होते हैं। कहाँ से आते हैं वो? विटेलाइन ग्लैंड्स बाय द वे ऑफ वेरियस विटेलाइन डक्ट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा होता है वहाँ से वो आते हैं। तो जो शेल बनती है वो इसके में ऊपर की तरफ एक ओपरकुलम प्रेजेंट होता है एक साइड पर, और देयर इज अ विस्कस ग्रैन्युलर कुशन एट द ओपरकुलर एंड ऑफ द एग सिचुएटेड इमीडिएटली बेनेथ द ओपरकुलम। ओपरकुलम के जस्ट नीचे एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो जाइगोट होता है, जो एग के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें एक तो होता है जाइगोट, और दूसरी होती है इसके साथ में योग सेल्स होती हैं, एनवेलप्ड बाय द शेल कंस्टिट्यूट द कैप्सूल बनाती है। और व्हेन कंप्लीट द कैप्सूल पासेस, कंप्लीट हो जाता है कैप्सूल, तो ये यूट्रस के अंदर पास आउट हो जाता है। अब कैप्सूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? हर
निषेचित अंडा फर्टिलाइज्ड एग के चारों ओर बहुत सारी योक सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं और उनसे योक और शेल पदार्थ जो है वो सीक्रेट होते रहते हैं। ये योक सेल्स जो होती हैं ये कवच गोलिकाओं में प्रोटीन और फिनॉल पाए जाते हैं और ये जो शेल ग्लोब्यूल्स बनते हैं, ये शेल ग्लोब्यूल्स जो हैं वो कैप्सूल फॉर्मेशन का काम करते हैं। एक सिंगल फ्लूक जो है वो एक बार में 2 लाख से ज़्यादा अंडे बनाता है और वो 11 साल तक एंड 30 to 35,000 जो है वो एग्स पर ईयर प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से इसके अंदर एग जो बनते हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग बनते हैं, वो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी लाइफ जो होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। सर्वाइवलशिप के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ एग्स की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। ये इसका एक अडेप्टेशन है, पैरासाइटिक अडेप्टेशन होता है इसका। अब हम पढ़ते हैं कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर जो होता है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब ये पूरी तरह से कैप्सुलेटेड हो जाता है फर्टिलाइज्ड कैप्सुलेटेड एग्स जो होते हैं वो हमेशा लाइट ब्राउन के ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनकी साइज जो होती है 130 बाय 150 माइक्रोन साइज की होती है और इसके पर शेल जो है वो एक ओपरकुलम बाहर की तरफ पाया जाता है। ये सब कहलाते हैं ओपरकुलेट एग्स। ये ओपरकुलम इसके अंदर पाया जाता है, एक ये जो जाइगोट एग्स है और इसके चारों तरफ जो है वो कौन सी सेल्स है, योक सेल्स पाई जाती हैं। At a later stage of development, the eggs are deposited in the bile ducts of the host and carried to the intestine along with the bile and are finally passed out of the fecal matter. तो इस तरह से जो कैप्सुलेटेड एग होता है वो कहाँ पे आ गया, होस्ट की बाइल में आ जाता है। ओके नाउ अब इसके अंदर विदलन कैसे होता है, क्लीवेज कैसे होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कब होता है। जब ये यूट्रस में एग्स होते हैं तब ही इसमें विदलन शुरू हो जाता है और जो विदलन होता है वो होलोब्लास्टिक होता है और अनइक्वल होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ 2 सेल्स बनती हैं, जो स्मॉलर होती है उसे हम बोलते हैं प्रोपोगेटरी सेल्स और जो लार्जर होती है उसे हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स या एक्टोडर्मल सेल्स बनती है। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है और 2 तरह की सेल्स बनती है। एक जो सेल बनती है उसे हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स और दूसरी छोटी वाली जो सेल्स होती है उसे हम बोलते हैं प्रोपोगेटरी सेल। द डिवीजन ऑफ द प्रोपोगेटरी सेल्स जो है वो बाद में जाके जर्म सेल्स एंड सोमेटिक सेल्स बनाती है। द सोमेटिक सेल्स फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स। उसके बाद का जो डेवलपमेंट होता है एक डज नॉट टेक प्लेस। ये उसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस में नहीं होता है। यहाँ से वो एग जो है वो रिलीज हो जाते हैं, बाइल डक्ट में आ जाते हैं और बाइल डक्ट्स के बाद ये बॉडी के होस्ट की बॉडी के फीकल मेटल के साथ बाहर आ जाते हैं। आगे का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर 10 to 30 डिग्री जो है वो के लिए एक इक्विवेलेंट होता है और अनुकूलन तापमान जो है वो 22 डिग्री से 25 डिग्री होता है। पीएच जो है वो 6.5 होनी चाहिए और जल में 60% जो है वो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तब इसका आगे की तरफ जो है वो डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे जब क्लीवेज होता है, अगर सारी कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो मिरीसीडियम लार्वा जो नेक्स्ट जो लार्वा बनता है वो मिरीसीडियम लार्वा बन जाता है और वो 8 दिन के अंदर डेवलप हो जाता है। किस पर डिपेंड करता है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। तो जो फुल्ली फॉर्म मिरीसीडियम जो होता है वो कॉनिकल लिटिल एनिमल जो होता है वो सीलेटेड एपिथेलियम होती है, इसके चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट होती है, जो हम आगे की स्लाइड में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। वो बिल्कुल एडल्ट के जैसा दिखता है एंड फ्री लिविंग फॉर्म होती है उसकी। जो मिरीसीडियम लार्वा होता है ये एक जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तब ये उससे बाहर निकलता है, राइट ना। जो एग है, जो कैप्सूल है, उसके ओपरकुलम से खुल करके ये बाहर आता है और बाहर आने के बाद ये पानी में तैरने लगता है। इसका अंडे से बाहर निकलने के लिए एक प्रोटीन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होना द्वारा होता है। ये एंजाइम उस ओपरकुलम को चिपका कर रखने वाले पदार्थ को गोल देता है और ओपरकुलम खुल जाता है और जब ओपरकुलम खुल जाता है तो ये एनिमल जो है वो
बाहर आ जाता है। अब हम जब ये बाहर आ जाता है तो इसका जो मेरिस्टेडियम लार्वा जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो पहले हम बाहर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बाह्य संरचना कैसी होती है। ये जो लार्वा होता है फैसियोला हिपेटिका का, ये बहुत बहुत छोटा सा होता है, बहुत माइन्यूट होता है। 0.07 mm लॉन्ग, ओवल या कॉनिकल शेप में होता है। इसका जो आगे का सिरा होता है वो चौड़ा होता है और पिछले सिरे और अगले सिरे पर एक गतिशील पक्षमाप शीर्षस्थ एक एपिकल पेपिला जो है वो प्रेजेंट होती है। इट बियर्स ओपनिंग ऑफ द पाउच लाइक मल्टीन्यूक्लिएट एपिकल ग्लैंड, आगे की तरफ एक ओपनिंग होती है, एंड अ नंबर ऑफ यूनिसेल्युलर पेनिट्रेट ग्लैंड्स, जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें बाहर की तरफ ये बहुकोशिकीय जीव होता है और इसके शरीर पर बाहर की तरफ चपटी सीलिएटेड 21 एपिडर्मल प्लेट्स पाई जाती है और इनका अरेंजमेंट जो होता है ये 5 रोज में होती है और 5 रोज में हर रो में कितनी प्लेट्स होगी ये नंबर फिक्स होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट टायर जो होता है, जो फर्स्ट रो होती है उसमें 6 प्लेट्स होती है, 2 डोर्सल, 2 लेटरल और 2 वेंट्रल साइड पर होती है। जो दूसरा रो होता है उसमें भी 6 प्लेटें होती है, लेकिन उनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है, 3 डोर्सल साइड पे होती है और 3 वेंट्रल साइड पर होती है। इसका जो थर्ड टायर होता है उसमें सिर्फ 3 प्लेट्स होती हैं, एक डोर्सल साइड पर होती है और 2 वेंट्रो लेटरल साइड पर होती है। दिस वन इज द थर्ड टायर। फोर्थ टायर जो होता है उसमें 4 प्लेट्स होती हैं, 2 राइट साइड में होती है और 2 लेफ्ट साइड में होती है। और फिफ्थ टायर जो होता है, जो फिफ्थ रो होती है उसमें सिर्फ 2 प्लेट्स होती हैं, एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में होती है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं। जो 21 प्लेट्स होती हैं ये 5 रोज में अरेंज होती है। पहली रो में 6 प्लेट्स होती हैं, दूसरी रो में भी 6 प्लेट्स होती हैं, तीसरी रो में 3 प्लेट्स, चौथी रो में 4 प्लेट्स और पांचवी रो में 2 प्लेट्स होती हैं। और इस तरह से इनका अरेंजमेंट जो होता है ये फिक्स होता है इस लार्वा के अंदर। इस एपिडर्मल प्लेट के नीचे एक सब एपिडर्मल मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है और ये मस्कुलेचर जो होता है ये सर्कुलर और इनर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर से बना होता है। तो इस तरह से इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर एपिडर्मल प्लेट्स पाई जाती है और इस एपिडर्मल प्लेट्स के नीचे मस्कुलर लेयर होती है, सब एपिथेलियम लेयर होती है, जो इसकी मिल करके शरीर की वॉल को बनाते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अब अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो एपिडर्मल प्लेट्स होती हैं उस एपिडर्मल प्लेट्स के अंदर की तरफ ग्लैंड्स होती है, नर्वस सिस्टम होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया होती है और जनन कोशिकाएं होती है। इनमें जो कणिकामय जीवद्रव्य का एक बैग समान बहुकेंद्रकीय पिंड एक वृत्त और शीर्षस्थ पेपिला केंद्र से जुड़ी रहती है। ठीक है, अब पहले इस संरचना के अवशेषी आहार नाल समझा जाता था, लेकिन अब हम इसे एपिकल ग्लैंड कहते हैं। दिस इज द एपिकल ग्लैंड और ये एपिकल ग्लैंड बाहर की तरफ एक एपिकल पेपिला से खुलती है। इसके साइड में 2 ग्लैंड्स पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं इन्हें? पेनिट्रेशन ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये जो पेनिट्रेशन ग्लैंड्स होती है ये सक्रिय सिरों के द्वारा जो एपिकल पेपिला के पास में खुलती है। दूसरी पंक्ति के पृष्ठीय उपचर्मी कोशिकाओं के नीचे एक बड़ा सा ब्रेन और कई तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। जस्ट ए मिनट, राइट, एक इसके अंदर ब्रेन जैसी संरचना पाई जाती है और कई तंत्रिका तंतु होते हैं और ब्रेन के ऊपर एक क्रॉस के आकार में 2 नेत्र पाए जाते हैं जो कि अर्धचंद्राकार वर्णक कोशिकाओं या आई स्पॉट्स के बने होते हैं। नेत्रों की जो अवतल सतहें होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है और इनकी कॉनकेविटीज में एक रिफ्रैक्टाइल पदार्थ भरा रहता है और जो लेंस के सहायता से कार्य करता है। जो ये होस्ट होता है जीवन व्यतीत करने के कारण इसके अंदर जो एडल्ट फ्लूक में किसी भी प्रकार की कोई लाइट सेंसिटिव
डिस्टिंक्टिव सेंस ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। सिर्फ मेरिसीडियम लार्वा के अंदर ये पाया जाता है, क्योंकि यही एक स्टेज ऐसी होती है जो फ्री फ्लोटिंग होती है, फ्री स्विमर्स होती है, फ्री लिविंग होती है। इसके नीचे की तरफ एक आगे जो अगर हम चलें इसके अंदर, तो इसके अंदर दो प्रोटोनेफ्रिडियल स्ट्रक्चर्स पोर्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी पोर्स के द्वारा बाहर खुलते हैं। इसमें कुछ जनन कोशिकाएं लाइक दिस, ये वाली जो सेल्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि इसके अंदर कुछ आगे तरफ जो ग्लैंड्स जो सेल्स हैं वो जर्म बॉल्स कहते हैं इसको, और ये शरीर के पिछले भाग में पाई जाती है। इसमें इसकी जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो जो मेरिसीडियम लार्वा होता है ये इतना फास्ट स्विमिंग करता है कि ये बहुत जल्दी में कुछ खोज रहा होता है। क्यों खोज रहा होता है? क्योंकि जैसे ही ये किसी के संपर्क में आता है तो उसमें घुस जाने का प्रयास करता है। क्यों घुस जाने का प्रयास करता है? क्योंकि इसकी लाइफ जो होती है वो होती है ओनली 24 आवर्स होती है, और अगर ये 24 आवर्स में अपने सेकेंडरी होस्ट लिम्निया को, जो कि एक घोंघा होता है, उसमें एंटर नहीं करता है तो ये मर जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ होती है ओनली 24 आवर्स। जैसे ही ये किसी स्नेल को ढूंढ लेता है, ये उसके अंदर उसकी जो सॉफ्ट स्किन होती है वहां से घुसने का प्रयास करता है, सॉफ्ट स्किन या रेस्पिरेटरी टिश्यूज ऑफ द स्नेल में से। अब यहाँ पे क्या होता है, द पेनिट्रेशन जो है वो एपिकल लोब और टिश्यू डिसॉल्विंग करके एक्शन का जो सिक्रीशन है पेनिट्रेशन ग्लैंड का, उनके हेल्प की सहायता से ये इसके अंदर घुसने का प्रयास करता है। इसमें क्या करता है कि वो मांस को पहले तो डिसॉल्व कर लेता है, और उसके बाद परपोषित के जो टिश्यूज होते हैं उसमें एक छोटा छेद बन जाता है, और अब ये लार्वा अपनी जो सीलियरी अधिचर्म या जो क्यूटिकल लेयर्स होती हैं उसको उतार देता है, और इस छिद्र के द्वारा होस्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है, और ये जितनी जल्दी हो सकता है घोंघे की जो पाचक ग्रंथियां होती है वहां पे पहुंच जाता है। और वहां पे पहुंचने के बाद ये 14 दिन के बाद एक नया लार्वा स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर चेंज हो जाता है। और जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से ये सेल को एपिकल ग्लैंड्स जो पेपिला होती है वहां से वो डिसॉल्व करता है, एक छेद बनाता है, और फिर जो इसकी एपिकल प्लेट्स होती हैं, एपिडर्मल सेल्स होती हैं, उनको छोड़ देता है, और स्क्वीज होता हुआ ये टिश्यू के एनिमल के अंदर प्रवेश कर जाता है। और ये वहां पे 14 दिन के बाद ये कौन से लार्वा में चेंज हो जाता है? स्पोरोसिस्ट लार्वा में चेंज हो जाता है। ना उसका जो दूसरा लार्वा होता है वो होता है स्पोरोसिस्ट लार्वा। स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ना तो इसको एपिकल ग्लैंड चाहिए, ना पेनिट्रेशन ग्लैंड चाहिए, ना ब्रेन चाहिए, ना आई स्पॉट चाहिए, क्योंकि ये किसी होस्ट के अंदर पहुंच गया और फिर से ये एक पैरासाइट हो गया। तो अब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा। ये कैसे दिखता है? थैले के जैसा दिखता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 0.7 mm, राइट। इसकी बॉडी वॉल जो होती है, ऑल द लेयर्स ऑफ मेरिसीडियम बॉडी में जो लार्वा में जो प्रेजेंट होती है वो सारी होती है, सिर्फ किसको छोड़ के? सीलिएटेड एपिथेलियम को छोड़ के, क्योंकि जब वो अंदर होस्ट में प्रवेश किया था तो सीलिएटेड एपिथेलियम वो बाहर छोड़ के आ गया था, क्योंकि इसको अब मूवमेंट नहीं करना होता है। ये इसके पास एक थिन क्यूटिकल होती है, एक लेयर ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं लाइक दिस, ये क्यूटिकल एंड सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की एक लेयर पाई जाती है। और मेरिसीडियम की भांति जो भी एपिकल ग्लैंड्स, आई स्पोर, पेनिट्रेशन ग्लैंड्स, वो सब के सब इसके अंदर खत्म हो जाती है। इसमें क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं वो विभाजित होकर के दो फ्लेम सेल्स बन जाती हैं इसके अंदर। दिस इज वन फ्लेम सेल्स एंड सेकेंड फ्लेम सेल्स, दो फ्लेम सेल्स बन जाती है। जो प्रोटोनेफ्रिडिया मेरिसीडियम लार्वा में थे वो डिवाइड होकर के दो फ्लेम सेल्स बनाते हैं, और ये दोनों जो हैं वो उत्सर्जी पोर के द्वारा बाहर की तरफ खुलते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जनन बॉल्स पाई जाती हैं, राइट, जर्म सेल्स, जर्म बॉल्स पाई जाती हैं। ये जर्म्स बॉल्स जो होती हैं, ये जर्म्स बॉल नेक्स्ट लार्वा का निर्माण करती है। स्पोरोसिस्ट होस्ट की ऊतकों में इधर उधर घूमता रहता है, अपना पोषण एब्जॉर्ब करता रहता है, और इसकी जनन गोली से जो इसकी जर्म बॉल्स हैं उससे अगली लार्वल स्टेज रेडिया लार्वा बनते हैं। ये न्यू रेडिया लार्वा है, ये ओल्ड रेडिया लार्वा है। तो इस स्पोरोसिस्ट के अंदर जो है वो रेडिया लार्वा बन जाते हैं। एक स्पोरोसिस जो है वो इसमें 5 से 18 तक रेडिया लार्वा जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
राइट। तो स्पोरोसिस्ट के बाद जो नेक्स्ट लार्वा आता है वो होता है रेडिया लार्वा। स्पोरोसिस्ट की जो वॉल होती है उसके फट जाने से रेडिया लार्वा जो है वो बाहर निकल जाते हैं। हर रेडिया लार्वा 1.3 mm से 1.6 mm लंबे और बेलनाकार होते हैं। इसके आगे के सिरे पर एक मुख या मुंह माउथ जो है वो पाया जाता है और इसके अगले सिरे पर एक पेशीय उभार पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कॉलर, और कॉलर से पीछे की तरफ एक बर्थ पोर पाया जाता है। राइट। इस बर्थ पोर के पीछे की तरफ जब हम चलते हैं तो 2 लैपेट्स या पल्लवाब पाए जाते हैं। शरीर भित्ति में वही क्यूटिकल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। जो मुंह होता है उस मुंह के नीचे की तरफ एक छोटी सी, हम वापस से एक बार देखते हैं, एक छोटी सी जो है वो फेरिंग्स या ग्रसनी जो है वो पाई जाती है और ये ग्रसनी आगे जाकर एक बड़ी सी गट या इंटेस्टाइन के अंदर खुल जाती है जो कोशिकाओं के केवल एक स्तर से लाइन रहती है। ग्रसनी में या फेरिंग्स के अंदर फेरिंजियल ग्लैंड्स खुलती हैं। राइट। अब जो प्रोटोनेफ्रिडियल विभाजित होकर के एक ब्रांच सिस्टम बना लेते हैं लाइक दिस। ये ब्रांच जो सिस्टम दिखाई दे रहा है ये पूरा ब्रांच सिस्टम बना लेते हैं और एक और की सभी ज्वाला कोशिकाएं जो होती है, जो फ्लेम सेल्स होती हैं, जो इनका एक्सक्रीशन का जो प्लेटा हेलमिन्थिस का स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इसमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, ये बाहर की तरफ एक उत्सर्जनी वाहिनी द्वारा बाहर की ओर खुलती है। लार्वा के शरीर के अंदर जनन गोलिकाएं या जम्बोल्स और मेसेनकाइमों से भरा हुआ रहता है। अब रेडिया अपने परपोषी के ऊतकों को खाता है, गति करता है। इसमें जो पेशियां होती है उसके संकुचन से तथा कॉलर और जो फ्लैप्स हैं, पल्लव हैं, उनकी सहायता से गति करता है। गति करते हुए रेडिया लार्वा लिम्निया के अलग अलग ऑर्गन्स में घुस जाता है, परंतु ये पाचन ग्रंथियों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब समर सीजन होती है तब इनको पर्याप्त भोजन उपलब्ध होता है और रेडिया जो है सेकंड जनरेशन ऑफ रेडिया लार्वा को जन्म देता है, जो मॉर्फोलॉजिकली अपने जनक जो अपने पेरेंट रेडिया लार्वा है उसके जैसे ही होते हैं। लेकिन अगर विंटर की सीजन है तो सेकेंडरी जो लार्वा बने, सेकेंडरी रेडिया लार्वा जो होते हैं, उनकी जनन गोलिकाओं से या जम बोल से अगली अवस्था सर्केरिया लार्वा बन जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे रेडिया लार्वा इटसेल्फ एक नया रेडिया लार्वा जो है वो उत्पन्न कर सकता है और सीजन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि नया रेडिया लार्वा बनेगा या सर्केरिया लार्वा बनेगा। जैसा हम इस चित्र के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो एक नया लार्वा बन गया, कौन सा? नेक्स्ट लार्वा सर्केरिया लार्वा। सर्केरिया लार्वा जो होता है, हर एक रेडिया लार्वा से 14 से 20 सर्केरिया लार्वा जो है वो जो उसका बर्थ पोर था उसमें बाहर आकर उसकी पायला की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है वहां पे पहुंच जाते हैं। स्ट्रक्चर वाइज मॉर्फोलॉजिकली सर्केरिया लार्वा जो होता है वो कुछ कुछ एडल्ट फ्लूक के जैसा दिखता है। राइट। एडल्ट फ्लूक के जैसा ही ये दिखाई देता है। इसका जो शरीर होता है वो 0.25 mm से 0.35 mm तक लंबा होता है और इसमें एक साधारण सी लंबी सी पूंछ भी पाई जाती है। इसकी भित्ति में अनेक साइटोजेनस ग्लैंड सेल्स पाई जाती है। ये जो साइटोजेनेसिस ग्लैंड सेल्स होती हैं, ये साइटोजेनस ग्लैंड सेल्स जो होती हैं ये में मेटासर्केरिया लार्वा के लिए सिस्ट का सीक्रेशन करती है। एडल्ट के समान ही इसमें जो मुख के चूषक या अधर चूषक या एसिटेबुलम जो है वो डेवलप हो जाता है और जो जंतु के पाचक, उत्सर्जी और जनन तंत्र जो होते हैं वो अवशेष भी होते हैं। मुख में एक फेरिंग्स जो है वो प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स की ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है और ये इंटेस्टाइन भी होती है। और इंटेस्टाइन जो होती है वो जो वेंट्रल जो सकर्स होते हैं वो आगे जाकर 2 शाखाओं में बट करके 2 नलिका भुजाएं बना देती हैं। ठीक है। दोनों पार्श्व भागों में ज्वाला कोशिकाओं की बहुत सारी संख्याएं
पाई जाती हैं। फ्लेम सेल्स की बड़ी संख्या पाई जाती है जो कि एक उत्सर्जी नलिकाओं में खुलती है, और ये उत्सर्जी नलिका पीछे की तरफ जाकर के टेल रीजन के अंदर जाके बाहर की तरफ खुलती है, एक्सक्रीटरी डक्ट के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। यहाँ पे एक जोड़ी वृक्क रंध्र के द्वारा बाहर खुलती है। इसके शरीर में जर्म बोल्स के बंचेस जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि प्रोपोगेटरी सेल की वंशज मानी जाती है, और ये कोशिकाएं वयस्क के जनन तंत्र के को प्रतिनिधित्व करती है, मतलब आगे जाके जनन तंत्र का निर्माण करती है। सर्केरिया परिपक्व जब हो जाता है, जब सर्केरिया डेवलप हो जाता है, तो ये होस्ट के ऊतक से होता हुआ ये लंग्स में पहुंच जाता है, जो उसके जो लंग्स चैम्बर है वहां पहुंच जाता है। वहां पर ये पानी के जो बाहर, वहां से पानी के साथ ये बाहर निकल जाता है, मीरिसीडियम के गोंगे से शरीर में प्रवेश करता है और सर्केरिया लार्वा बनकर वापस होस्ट से बाहर निकलता है। इसमें पूरे में उसको 35 से 65 दिन का टाइम लगता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, फूड और फेवरेबल कंडीशंस। गोंगे के शरीर से ये जब ये विकास की दर जो होती है वो डिपेंड करती है उसकी पाचक ग्रंथियों में कितनी भोजन उपलब्ध होता है। जब लिम्निया से सर्केरिया बाहर आता है तो इसके लिए डेवलपमेंट के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो होता है 9 डिग्री से 26 डिग्री टेम्परेचर तक, और इसमें पीएच का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है। और सर्केरिया लार्वा जो है वो पानी में तैरता रहता है, फिर आगे जाकर के किसी घास में या किसी अन्य जलीय जो भी पौधा है उसकी पत्तियों पर रेंगता है, और उसके बाद वो 2 या 3 दिन तक एक्टिवली स्विमिंग करता है, और उसके बाद उसकी पूंछ खत्म हो जाती है और ये किसी भी जलीय पौधे पर सिस्ट बना लेता है, और नेक्स्ट लार्वा स्टेज जो होती है जिसे हम बोलते हैं मेटासर्केरिया लार्वा में बदल जाता है। इसकी जो सिस्ट डेवलप होती है वो सिस्टोजेनिस ग्लैंड्स जो सेल्स होती हैं उससे बनाई जाती है। तो सर्केरिया लार्वा जो है वो किस में चेंज हो जाता है? मेटासर्केरिया लार्वा में। अब जो मेटासर्केरिया लार्वा होता है वो सर्केरिया जैसा होता है, लेकिन इसमें पूंछ जो है वो नहीं पाई जाती है, और एक घास की पत्ती पे हजारों की संख्या में मेटासर्केरिया लार्वा चिपक जाते हैं। ये गोल होते हैं और इनका लगभग व्यास जो है 0.2 mm होता है। मेटासर्केरिया लार्वा जो है, अगर हम ये कहें तो ये एक किशोर फ्लूक या जिवेलाइन फ्लूक होता है। सर्केरिया से इसका आकार जो होता है वो गोल होता है, और इसके ऊपर एक मोटी सी सिस्ट जो है वो बन जाती है। इसमें माउथ होता है, इसोफेगस होता है, इंटेस्टाइन 2 में डिवाइड होती है, एसिटेबुलम वेल डेवलप हो जाता है, एक्सक्रीटरी वेसिकल्स होती हैं, फ्लैम सेल्स होती हैं, और जर्म बॉल्स पाई जाती हैं। और मेटासर्केरिया लार्वा जो है, इसकी जो सिस्ट होती है इसको डेसिकेशन से बचाती है। नाउ अब ये मेटासर्केरिया लार्वा रेडी होता है अपने वापस से प्राइमरी होस्ट, जो फाइनल होस्ट है, उसमें पहुंचने के लिए। अब मेटासर्केरिया लार्वा क्या होता है कि ये जब परपोषी जो होता है, होस्ट जो होता है, ये जहाँ पे पत्ती के ऊपर मेटासर्केरिया लार्वा लगे हुए हैं उस घास को जब ये खाता है तो ये उसकी जो सिस्ट होती है वो परपोषी के जठर रस जो उसमें विलय नहीं होती है, और मेटासर्केरिया लार्वा इसके अंदर जीवित रहता है, और लास्ट में ये कहाँ पहुंच जाता है? इंटेस्टाइन के आगे के भाग में पहुंच जाता है, और वहाँ पहुंच करके जो इसकी सिस्ट होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, और लार्वा जो है वो मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। और इसके बाद ये जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसको भेद करके देहगुआ में आ जाता है, और वहाँ से वो लीवर में पहुंच जाता है, और लीवर में इन्फेक्टिव स्टेज हो जाती है, और इसके बाद वहाँ ऊतक को खाता हुआ 5 से 6 सप्ताह में ये बड़ा हो जाता है, और फिर ये आ जाता है बाइल डक्ट के अंदर, और वहाँ पे फिर से ये अपनी लाइफ जो साइकिल है, जो एडल्ट होकर के लाइफ साइकिल को वापस से शुरू करता है। तो होस्ट के शरीर में प्रवेश करने के बाद 11 से 13 सप्ताह के बाद ये फिर से अंडे देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से अगर हम पूरी इसकी लाइफ साइकिल को एक छोटे से डायग्राम में पूरी करें तो क्या होता है, इसे अपनी 2 होस्ट हैं इसके, एक होस्ट होता है इसका लिम्निया और दूसरा होता है शिप। ये प्राइमरी होस्ट है और ये इसका सेकेंडरी होस्ट है। नाउ
यहाँ से जब ये एग बाहर निकलता है तो मीरीसीडियम लार्वा जो है, मीरीसीडियम लार्वा जो पाइला के अंदर, जो लिम्निया के अंदर एंटर करता है, इस लिम्निया में, स्नेल में एंटर करने के बाद वो स्पोरोसिस्ट में चेंज होता है, स्पोरोसिस्ट से रेडिया, रेडिया से सर्केरिया, सर्केरिया से ये मेटा सर्केरिया लार्वा में चेंज हो जाता है। और मेटा सर्केरिया लार्वा जो है वो फिर से एडल्ट जो शेप होती है उसमें पहुँच करके ये एडल्ट लीवर फ्लूक में चेंज हो जाता है और फिर से ये फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर देता है। और इस तरह से ये अपनी इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसके जो मेन फीचर्स हैं, सिग्निफिकेंस है लाइफ साइकिल की, कि क्यों इसकी लाइफ साइकिल इतनी कॉम्प्लेक्स है, क्यों 2 होस्ट हैं, क्यों रेडिया जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है, ये हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।